हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रोटेशन मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जेई मेन, नीट, जेई एडवांस में बहुत क्वेश्चन भी आते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आज हम सीखेंगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लास्ट में वीडियो के लास्ट में ऐड किए हैं, कुछ मॉडरेट इजी टाइप के क्वेश्चन है, आंसर की भी अटैच है, तो वो ट्राई करना वीडियो के बाद में। ओके, लेट्स स्टार्ट। रोटेशन मोशन तो मीन्स किसी भी बॉडी का अगर हम एक्सेस पे हैंग कर दें, ठीक है, ये एक्सेस हो गया, इसके अबाउट अगर इसका रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेस है इसका नाम होता है एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन का बात करें तो जैसे ये एक्सेस हो गया, तो बॉडी जब रोटेट होगा तो बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स, वो सब इस सर्किल में रोटेट होंगे, ठीक है। पार्टिकल जो बॉडी का रोटेशन होगा तो पार्टिकल्स का रोटेशन इस प्लेन में होगा, इस सर्किल के अंदर डिफरेंट रेडियस में होगा। एक्सेस क्या होगा? एक्सेस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन होता है किसी बॉडी का किसी एक्सेस के अबाउट, जैसे मैंने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया सपोज, ठीक है ना, ये बॉडी है, इसमें कुछ मासेस है, ये m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर इसका जब हम इसको रोटेट करेंगे इस टाइप से, तो m3 मास अपने एक सर्किल में रोटेट होगा, m1 मास दूसरे सर्किल में रोटेट होगा, m3 m2 इनका सबका सर्किल अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो सर्कुलर मोशन होगा, इस सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर वो इसी प्लेन में होगा, इस प्लेन में लाई करेगा सर्कुलर मोशन के प्लेन में। और ये हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है। और ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर इस सर्किल में अगर हम देखें तो इधर होगा वेलोसिटी, इस सर्किल में देखेंगे तो इधर होगा। इन सब वेलोसिटीज का अगर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें, देन this perpendicular passes through this axis of rotation, okay. So we can find out the axis of rotation by drawing the perpendicular of the velocity vectors, okay. The intersection point will be the axis of rotation, okay. चलो ये तो हो गया थोड़ा सा रोटेशन के बारे में, रोटेशन क्या हुआ है ना, सर्कुलर मोशन का ये टाइप से पार्ट होता है। अब इसमें हम जो रोटेशन यहाँ पर लेके चलते हैं वो जनरली रिजिड बॉडी का लेके चलते हैं ना। रिजिड बॉडी का मीन्स क्या है? रिजिड बॉडी का मीन्स हो गया एक ऐसा बॉडी जिसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो गैप हमेशा सेम रहेगा, वो गैप कभी चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे बॉडी है सपोज, इसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट हो गया बी, इन दोनों के बीच में गैप है 2 सेंटीमीटर, तो ये गैप हमेशा 2 सेंटीमीटर रहेगा, ओके। अगर यहाँ पर ये गैप इंक्रीज हो गया इसका मतलब बॉडी रिजिड नहीं है ना। जैसे बैलून ले लो, मान लो बैलून ले लिया हमने, तो बैलून में क्या होगा? कंप्रेशन हो जाएगा, पॉइंट के बीच का गैप कम हो जाएगा, एक्सपेंशन भी हो जाएगा, तो बैलून इज नॉट ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड का मतलब सॉलिड बॉडी है ना, एक टाइप से आइडियल सॉलिड बोल सकते हैं हम, क्लियर। जिसमें कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन ना हो, तो उसमें ऑल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि एक रिजिड बॉडी है, सपोज दिस इज ए रिजिड बॉडी, पार्टिकल बी इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ए का स्पीड बताओ क्या होगा? तो बी का जो स्पीड है वही ए का होगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप हमेशा सेम रहना चाहिए, क्लियर। या इस टाइप से कोई क्वेश्चन में ऐसे ही बना देते डायग्राम कि बी पॉइंट है, इस पर पार्टिकल इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये एंगल है थीटा, तो बताओ ए का स्पीड क्या होगा? तो इसका स्पीड जैसा है बिल्कुल वैसा ही ए का स्पीड होगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या होगा? 2 cos थीटा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की स्पीड भी क्या होगी? 2 cos थीटा ही होगी इस लाइन के अलावा, ठीक है। तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है वो लाइन का लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर हमारे पास कोई बॉडी है, देन ये बॉडी क्या होगा? रिजिड बॉडी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। इट शुड नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये रिजिड बॉडी का थोड़ा प्रॉपर्टी हमें याद रख के चलना है ना, कि कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे जो पार्ट है रोटेशन में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टाइप का इनर्शिया ही है, बस वो रोटेशन पे बेस्ड है। मींस इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का अपोज करने का, रेजिस्ट करने का एबिलिटी, है ना। और बॉडी जब रेजिस्ट करती है तो हमको क्या करना पड़ता है? एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो हमें उसको उसके मोशन को चेंज करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मोर इनर्शिया मोर एफर्ट वी नीड, ओके। ये तो गया लीनियर मोशन में, है ना। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है ना, ये ज्यादा हैवी है, ये थोड़ा लाइट है, तो इसमें हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमें इसको हिलाने में, इसको मूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसको मूव करने में कम प्रॉब्लम होगा। तो हायर इनर्शिया का मतलब हायर प्रॉब्लम टू चेंज द मोशन, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो हायर इनर्शिया मींस हायर अपोज, ओके। अगर हम बॉडी को हैंग करें, है ना, किसी एक्सिस पे हमने हैंग कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको मोशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो अब ये जो अपोज करेगी उसको बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो हम चेंज करना चाह रहे हैं इसका बॉडी अपोज करेगी,
ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया रोटेशन में चेंज का अपोज करना। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी अपोज द चेंज इन इट्स रोटेशन मोशन, है ना। वहां पर लीनियर मोशन था, यहाँ पर रोटेशन मोशन में चेंज का अपोज करेगा। क्लियर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, है ना। एक टाइप का इनर्शिया, इसको रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हो, ठीक है। अब रोटेशनल इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, देखो जैसे मान लो कि हमने ये ले लिया है ना, डस्टर ले लिया, इस डस्टर में मैंने इस पॉइंट पे हैंग किया, इधर से फोर्स लगाया, मूव किया। अब मैं यहां पर हैंग कर रहा हूं, इस एक्सिस पर हैंग कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं तो इजीली हैंग हो रहा है। थोड़ा और मैं सेंटर पे लगाता हूं और फोर्स लगाता हूं तो और इजीली हैंग हो रहा है आराम से, है ना। तो इसका मतलब अगर ये इजीली रोटेट हो रहा है, इजीली रोटेट अगर हो रहा है, इट मींस ये अपोज कम कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देख रहा हूं तो मुझे इसको रोटेट करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इट मींस इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उस एक्सिस के अबाउट बॉडी ज्यादा अपोज करेगा। हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हायर विल बी द अपोज प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम टू रोटेट हायर होगी हमारे पास, ठीक है। तो लोअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब कि यहां पर हमें इसको रोटेट करने में कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो एक टाइप का इनर्शिया ही है ना। चलो अब इसमें देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस पे भी डिपेंड करेगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, है ना। तो अभी एक्सेस पे डिपेंड करेगा, उसका फॉर्मूला हम देखें तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू उसको डिराइव करके देखते हैं। जैसे एक बॉडी है, इसको हमने हैंग किया यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो जो भी मासेस होंगे, सपोज ये एक M1 मास है, ये सर्किल में रोटेट करेगा, ये M2 मास है, ये भी सर्किल में रोटेट करेगा, इन सबका क्या कांस्टेंट रहेगा। सोचो सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, एक तो थीटा कांस्टेंट होता है ईच पार्टिकल के लिए, जो अगर ये पार्टिकल रोटेट होगा 10 डिग्री तो ये भी रोटेट होगा 10 डिग्री, ये भी रोटेट होगा 10 डिग्री। और दूसरा ओमेगा कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी हम एंगल से ही कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल एंगल ट्रेवल कर रहे हैं, सेम टाइम में सेम एंगल ट्रेवल करेंगे, हम बोल सकते हैं ओमेगा इनका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, वो डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है या पोजीशन वेक्टर कितना है, आर, ये R1 हो गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है V, वो हो गया R ओमेगा, R1 ओमेगा, है ना, टेंजेंशियल। इसी टाइप से इस सर्कुलर मोशन में अगर देखें कि लार्ज सर्किल है, तो यहाँ पर रेडियस बड़ा होगा, R2 ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा R2 ओमेगा। सिमिलरली ये मास और ज्यादा डिस्टेंस पर है तो इसका रेडियस बड़ा होगा, ये बड़े सर्किल में रोटेट करेगा, लार्ज सर्किल में, इसका वेलोसिटी हो गया टेंजेंशियल V3 इक्वल टू R3 ओमेगा। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाला जाए, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर v4 स्क्वायर, इस टाइप से सम कर देंगे। तो ये जो, क्योंकि मोशन तो वही रहे ना, रोटेशन हो या लीनियर हो, है तो मोशन, मोशन में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी को हमने इग्नोर किया हुआ है, सपोज बॉडी इस टाइप से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, ओमेगा। नेक्स्ट वैल्यू पुट करो, m1 v इक्वल टू क्या हुआ, r ओमेगा, R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन सब में अगर ध्यान से देखोगे तो एक टर्म कॉमन है, क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है ना, और हाफ भी कॉमन है, दोनों को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस जैसे। अब अगर ध्यान दें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी भी बॉडी का सिंगल पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। रोटेशन में यहां पर अगर हम देखें तो स्पीड एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको एनालॉगीज बोलते हैं, ठीक है ना। लाइक थीटा इज द एनालॉगी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा v अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज द एनालॉगस ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। सिमिलरली टॉर्क एनालॉगस ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो हमें याद रख के चल रहे हैं, है ना। जिस टाइप का बिहेवियर लीनियर मोशन में ये सब जनरेट करते हैं, उसी टाइप का बिहेवियर, उसी टाइप का मोशन रोटेशन में ये सब टर्म के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ओमेगा तो v स्क्वायर के जैसा है, हाफ भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ओमेगा v भी प्रेजेंट है, तो ये वाला जो टर्म है इसका मतलब ये मास से रिलेटेड है, ये जो रिमेनिंग टर्म है ये मास से रिलेटेड हो गया, है ना। तो ये जो टर्म है इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट। क्यों, एक्सिस का क्या यूज है इसमें, देखो अगर मैं एक्सिस को चेंज कर दूं, यहाँ ले आऊं तो R1 R2 चेंज हो जाएंगे ना, तो एक्सिस को चेंज करने पे R1 R2 चेंज होगा, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर हम एक्सिस चेंज कर देंगे देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। मासेस तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस सर्किल में रोटेशन हो रहा है, अब मैं एक्सिस यहाँ पर ले लूंगा, यहाँ हैंग करूंगा तो ये जो रोटेशन है छोटे सर्किल में होगा, ऐसे छोटे सर्किल में रोटेशन होगा, क्लियर, वेलोसिटी भी कम होगी, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस
मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा, और बॉडी पे भी डिपेंड करेगा किस टाइप का बॉडी है। बड़ा बॉडी होगा तो ज्यादा मासेज होंगे, कम होगा तो कम मासेज होंगे। क्लियर? तो जितना ज्यादा मासेज होंगे उतना ही ज्यादा बॉडी अपोज करता है, इनर्शिया में चेंज का अपोज करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस पे मासेज होंगे उतना ज्यादा अपोज करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना। इस टर्म को हम आई बोल देते हैं, तो फॉर्मूला आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको बोल देते हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। जब भी इस टाइप का प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोलिंग होता है, प्योर रोटेशन, तो उस केस में हम यहाँ पर जो एनर्जी डिफाइन करते हैं वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? जैसे फैन का रोटेशन, फैन अपने एक्सेस पे घूमता रहता है, फैन का रोटेशन, ये क्या हो गया, इसमें जो भी एनर्जी होता है कहलाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैन का पता हो, ओमेगा पता हो, हम निकाल लेंगे, है ना। इसी टाइप से वॉच में देखो, सेकंड का जो निडल होता है वो रोटेट कर रहा है ना, उसके अपने एक्सेस के अबाउट वो कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहता है, उसमें कोई भी लीनियर मोशन का पॉसिबिलिटी नहीं है वॉच में जो होता है निडल, ठीक है ना, मिनट का, सेकंड का। तो वहां पर हम इस टाइप के जितने भी केसेस है जहां पर लीनियर मोशन नहीं हो, ओनली रोटेशन, तो क्या निकालते हैं हम यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हमें एक ये जो टर्म मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे ये किस टर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड, ये हमें थोड़ा अंदाजा हो गया। क्लियर? ये हमने एक एक्सिस ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट ये एक मास है m1, डिस्टेंस इसका r1 है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों परपेंडिकुलर क्यों लेंगे? क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर ये जब इस m1 मास का इधर सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो बताओ r1 क्या चीज था, रेडियस था ना, और रेडियस हमेशा क्या होता है सर्कमफेरेंस के मोशन के परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ऑलवेज। क्लियर? स्मॉल r क्या है इस फॉर्मूले में, स्मॉल r यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस m मास का हो गया m इंटू r1 स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। स्केलर है, इसका मतलब प्लस करना है हमें यहाँ पर, है ना। एल्जेब्रिक सम करना है, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है, मास इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अगर हम मास को एक्सिस के पैरेलल रिप्लेस कर दें, यहाँ पुट करिए पैरेलल, तो डिस्टेंस में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम बना रहेगा। क्लियर है ये बात? जैसे मान लो कि मैं एक पिन लेता हूं, ये पिन लिया मैंने, डेस्कटॉप को हैंग कर दिया, है ना। अब इस पिन पे देखो ध्यान से, मैं यहां पर हैंग करूं, रोटेट करूं, इस पॉइंट पे हैंग करूं, रोटेट करूं, या पिन को मैं और आगे लेके जाऊं, यहां से रोटेट करूं, इधर से रोटेट करूं, समझ आ रहा है? एक्सेस पर मैं कहीं पर भी लेके जाके रोटेट करूं, इस कंडीशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का सेम रहेगा। क्लियर? क्योंकि एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो सेम बना हुआ है। समझ आ गया सबको? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ये सब थोड़ा फॉर्मूले वगैरह हमें याद रखना है। क्लियर? चलो मीनिंग भी याद रखना है ना। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल का मास हमने पुट किया तीनों कॉर्नर्स पे m। कैलकुलेशन के लिए हमने एक्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये ओरिजिन हो गया, L साइड पे ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि y एक्सेस, पहले एक्सेस से जोड़ देखते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस निकाल दो। तो हमने देखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, इसमें दो चीज होती है, तो मास होता है और एक डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर। अब अगर मास को एक्सेस पे ही रख देंगे तो एक्सेस से डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो अगर मास एक्सेस पे है देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो। क्लियर? तो इसमें एक्सेस, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस। क्लियर? चलो इस सिस्टम का निकालना है एक्स एक्सेस के अबाउट। तो इसमें ये मास एक्स एक्सेस के ऊपर ही है, इसका जीरो। दिस मास आल्सो ऑन द एक्सिस, देन इट आल्सो हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। प्लस इसका देखते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है l, ml स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। ये परपेंडिकुलर है क्या, 90 डिग्री है क्या एंगल, नहीं है ना, तो हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे इस एंगल के हेल्प से। इधर कौन पड़ा, L cos थीटा हो गया और ये L sin थीटा। तो स्मॉल r पता लग गया L sin थीटा, L sin 60 हो गया। मास m है ही, m इंटू L sin 60 मतलब sin√3/2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम सेकंड ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कैलकुलेट करो। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। देखते हैं सेम आता है डिफरेंट आता है ना, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। y एक्सिस का बोर्ड देखते हैं। y एक्सिस में अगर देखें तो ये मास का एक्सिस के ऊपर है, इसका जीरो हो गया। ओके, ये जो मास है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, x एक्सिस पे सिस्टम है, तो ये y एक्सिस परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l, देन इट विल बी ml स्क्वायर। प्लस इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो गया l/2, बिकॉज दिस इज l, देन इट विल बी l/2, सो m l/2 स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे हम कि दोनों आंसर डिफरेंट है, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो दोनों आंसर डिफरेंट होंगे, है ना। तो इसका मतलब एक्सिस चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जेड एक्सिस के अबाउट और निकाल दो, तो जेड एक्सिस के अबाउट देखो, जेड एक्सिस हो गया है ना। थर्ड क्वेश्चन जेड एक्सिस के अबाउट भी निकाल लेते हैं। तो जेड एक्सिस के अबाउट इस मास का, जो जेड एक्सिस से जा रहा है इसका तो 0 हो गया, इस मास का ml स्क्वायर, बिकॉज प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्सिस जेड एक्सिस, ओके, एंड इसका ml स्क्वायर। यहां पर अगेन डिफरेंट आंसर है, इट मींस एक्सिस चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर का। ये हमने स्क्वायर शेप लिया, 4 मासेस को पुट कर दिया, m m m m, ठीक है। इट इज y एक्सिस, इट इज x एक्सिस, ऑरिजिन, साइड स्मॉल l लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, कौन सा एक्सिस है बताओ, जेड ले लें, जेड एक्सिस, एक्स और वाई निकाल के बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा, जेड है ना। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर देखें देन इस मास का 0 प्लस इस मास का ml स्क्वायर, इसका ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर हो गया, प्लस इस मास का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2l, ये डिस्टेंस हाइपोटेनस से इस एंगल का, देन √2l, m into √2l स्क्वायर। इस मेथड से हम यहाँ पर सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसका, इस एक्सिस का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक है। फिर मान लो क्वेश्चन दे दिया कि सपोज द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस का अबाउट निकाल दो, निकाल लोगे, m into सपोज दिस इज r, देन mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, आंसर इज 4mr स्क्वायर। r और कैलकुलेट कर लो, r कितना होगा, टोटल √2l होता है, तो ये हो गया हाफ हो गया l/√2, है ना। तो पॉइंट मासेस के स्टेप से इजी होता है थोड़ा कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 मासेस ले लेते हैं, m1 m2, m1 मास हो गया, ये m2 हो गया, और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। ये काम करता हूं, इक्वल ले लेता हूं, इक्वल मास है दोनों m m, और सेंटर ऑफ मास ये है, मतलब मिडिल, अगर मास सेम है तो सेंटर यही होगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो पहले, क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस का नाम लिख देता हूं a, तो a एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये डिस्टेंस है सपोज l, ये भी डिस्टेंस है l, इसका हो गया ml स्क्वायर, इसका ml स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा 2ml स्क्वायर। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट मैंने एक्सिस लिया इंक्लाइंड एक्सिस है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इस d एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट d एक्सिस। क्लियर, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगा, ml, l डिस्टेंस है तो ml स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, देखो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इस टाइप से हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, ठीक है ना। ट्रायंगल के हेल्प से डिस्टेंस निकाल लेंगे, इधर कंपोनेंट होगा l cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा l sin थीटा। देन इस मास का b एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, l sin थीटा का स्क्वायर, प्लस इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देन एंगल देख लो, एंगल तो सेम होगा, अगेन l cos थीटा, दिस इज l sin थीटा, m into l sin थीटा स्क्वायर। अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो 2ml स्क्वायर तो दोनों में है ना, 2ml स्क्वायर तो दोनों में है, साथ में एक टर्म और आ गया एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि जब इंक्लाइंड हो जाता है एक्सिस तो एक साइन स्क्वायर थीटा स्टेप और आ जाता है, यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट हो गया m1 m2 डिफरेंट मासेस हैं, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गैप आ रहा है, ठीक है। द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द मासेस m1 m2। क्लियर, सेंटर मास से पास हो रहा है, तो सेंटर मास से पहले डिस्टेंस पता होगा तभी तो निकालेंगे ना, फॉर्मूला सिंपल है, mr स्क्वायर, r पता होना चाहिए बस r। तो m1 का जो डिस्टेंस है इसको r1 से नोट कर देता हूँ, m2 के डिस्टेंस को मैं r2 से नोट कर देता हूँ। अब सेंटर मास का हमने फॉर्मूले पढ़ा है, m1 से अगर हमें सेंटर मास का डिस्टेंस निकालना है तो न्यूमरेटर में m2 पुट करेंगे, है ना, फॉर्मूला तो यही रहता है, नीचे सेम है, दोनों का एडिशन और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये रहता है। क्लियर, अगर हमें r2 निकालना है देन m2 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो न्यूमरेटर में m1 को पुट करेंगे। चलो डिस्टेंसेस आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर मास के अबाउट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r1 और r2 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा m1 m2 अपॉन एलसीएम लेके इसको कर लेना सॉल्व, ठीक है, ये आंसर है।
ये जो टर्म है, ये जो स्टेप है ना m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको एक अलग से नाम देते हैं रिड्यूस्ड मास। इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या होता है रिड्यूस्ड मास, अभी फिलहाल बताऊं कर लो। रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन, ये इसको इक्विवेलेंट मास बोल दो एक टाइप से, है ना, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर मास के अबाउट इक्विवेलेंट मास, ठीक है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे इसके इसी एग्जांपल में थोड़ा समझा दे रहा हूं। इसका मीनिंग ये है कि अगर इन दोनों का एक हम रिड्यूस्ड मास ले लें, इसी सेम एक्सिस लिए एक रिड्यूस्ड मास ले लें म्यू, और इसको जितना गैप है ना r, उतना ही गैप पे रख दें, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या है यहाँ पर, रिड्यूस्ड मास, ठीक है, क्लियर। तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अचीव करने के लिए जितना इक्विवेलेंट मास को हम सेम डिस्टेंस पे रखेंगे वो मास क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड मास कहलाएगा, ठीक है। चलो पार्टिकल्स के बाद थोड़ा सा आ जाते हैं हम यहाँ पर रिजिड बॉडीज के ऊपर, है ना। रिजिड बॉडीज में कैलकुलेशन करना है। जैसे सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रॉड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मास इंक्रीज डिक्रीज होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म रॉड में हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। तो इसको अपन ऑरिजिन पे ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, इधर कुछ है नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में, ओनली इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्लियर। रॉड का सपोज मास गिवन है क्वेश्चन में m और लेंथ गिवन है l, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे पहले, है ना, छोटा सा एक एलिमेंट ले लो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो, कर लिया। फिर इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बिल्कुल सेंटर मास की टाइप से ही हमें सोल्व करना है, ठीक है ना। वहां पर भी ऐसे स्मॉल एलिमेंट लिया था और वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे रॉड लीनियर है तो लीनियर एलिमेंट लेना है, अगर आर्क शेप होगा तो आर्क एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, लीनियर एलिमेंट एक छोटा सा लेते हैं ये, क्योंकि सिमेट्रिकल एलिमेंट होगा तभी तो उसको ऐड इंटीग्रेशन मतलब होता है एडिशन करना, तो उसी को रिपीट करके मिल जाएगा ना बॉडी को, सिमेट्रिकल एलिमेंट को, इसलिए सिमेट्रिकल। तो ये सपोज हमने एक एलिमेंट लिया जिसका लेंथ है dx, और ये जो एलिमेंट है ये सपोज स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट का मास क्या होगा, dm क्या होगा, dm हो जाएगा रॉड का लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, या इसको m अपॉन l भी लिख सकते हो, m अपॉन l इंटू कितना होगा यहाँ पर थिकनेस dx, ये हो गया dm का वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि मास पर यूनिट लेंथ जो वेरी कर रहा है 2 × x², तो ये रख देना 2x² यहाँ पर dm कैलकुलेशन, ठीक है। dm निकालना समझ में आ गया, दोनों लिख लो, m अपॉन l dx, ये भी लिख लेना, ठीक है, दोनों टाइप से आना चाहिए, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि यूनिफॉर्म है मतलब लैम्डा कांस्टेंट है ना। dm को यहाँ पर पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इंटीग्रेशन ऑफ dm r², ये हो गया लैम्डा dx इंटू r, r कितना डिस्टेंस कितना एक्सेस से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो थोड़ा याद रखना है ना, ऑलवेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए x², ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा को आउटसाइड लिया, m अपॉन l बाहर, x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3, लिमिट पुट कर देंगे 0 से l, इस कॉर्नर से x = 0 से x = l तक इंटीग्रेट किया। इसको सॉल्व कर लेंगे, l³ सॉल्व करके आंसर आया हमारा ml²/3, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, ml²/3 आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस को मैं a बोल देता हूं, तो a एक्सिस के अबाउट हमने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो ये क्लियर होकर समझ में आ गया सबको, ml²/3 आंसर हो गया, है ना। चलो एक दूसरा एक्सिस लेते हैं, अब ये सब रिमूव कर देता हूं, है ना। क्लियर हो ही गया सबको कि m अपॉन l लिखना है, यहाँ पर ये सब लिखना है, मास लेंथ वगैरह, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा एक्सिस ले रहा हूँ इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड है एक्सिस, इस एक्सिस का नाम है b, कॉर्नर से जा रहा है बट इंक्लाइंड है रॉड, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, dx dm ये सब कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर है नहीं, है ना, ये तो 90 डिग्री नहीं है ना एंगल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये एंगल गिवन होगा, क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, तो उसके हेल्प से हम निकालेंगे, ये हो गया x cos θ और ये हो गया x sin θ। तो जहां पर हम x² पुट करें तो वहां पुट करेंगे x sin θ का स्क्वायर, मतलब r को रिप्लेस कर देंगे x sin θ से। तो सॉल्व करके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा sin² θ, आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। अब मान लो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो क्या आंसर आएगा, थीटा 90 डिग्री हो तो प्रीवियस आंसर, sin 91 हो जाएगा प्रीवियस आंसर। थीटा 0 डिग्री हो तो अगर कंप्लीट रॉड से एक्सेस पास हो रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि मास अगर एक्सेस के ऊपर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो मान लो कि ये रॉड है,
और इसके पैरेलल एक एक्सेस रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर। इस एक्सेस के अबाउट हमें निकालना है, सपोज ये एक्सेस है, इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लूं डीएम और इसका मैं डिस्टेंस देखूं तो डी होगा, अगर यहां पर लूं तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ, डी ही होगा। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ओनली इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएम इंटू डी स्क्वायर। इसमें इंटीग्रेशन ओनली डीएम का होगा, डी स्क्वायर आउटसाइड आ जाएगा, सोल्व करके एम डी स्क्वायर आंसर आ जाएगा, है ना। याद रखना, अगर पैरेलल पुट कर देते हैं ना बॉडी को, बॉडी का मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स डिस्टेंस पर अगर होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ही आएगा कंप्लीट बॉडी के लिए। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले। देखो जितने भी रिजिड बॉडीज के फॉर्मूले पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पढ़ोगे, उसमें बस ये चीज याद रखना है कि हमें सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा है उसका जरूर पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना। हालांकि थ्योरम भी होती है ना, थ्योरम है कुछ यहाँ पर आगे जाके पैरेलल एक्सेस थ्योरम वगैरह, उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कर लेते हैं डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सेंटर ऑफ मास एक्सेस। ये रॉड लिया, सेंटर ऑफ मास एक्सेस ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस ऊपर हो गया, है ना। चलो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अगर एल है तो ये हो गया L/2, तो कोऑर्डिनेट हो गया L/2, 0। इस तरफ के कोऑर्डिनेट हो गए -L/2, 0। कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट डीएम मास हो गया इसका, सब कुछ कैलकुलेशन वही है ना, बस लिमिट चेंज हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट यहां पर हो जाएगा इस बार -L/2 से +L/2, तो इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, जो एलिमेंट हो ना, ये एलिमेंट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे ना, इसको आंसर आ जाएगा mL²/12। तो सेंटर ऑफ मास एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। कॉर्नर से अगर एक्सेस जा रहा है mL²/3। क्लियर, फॉर्मूला याद रखना है ना। इसको अगर मैं इंक्लाइन कर दूं तो ये एक एक्सेस है, सपोज इसका नाम है ए, थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, तो अब सोचो क्या आंसर होगा, है कि डिराइव करने का रिक्वायरमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा sin²। ठीक है, ए एक्सेस का बोर्ड अगर निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है सबको, sin² की डेटा में ऐड कर देना, बस ये थोड़ा याद रखना है। डिराइव करके अभी मैंने एक साथ लिख दिया इधर, ये रॉड हो गया, ठीक है, रॉड में कॉर्नर एक्सिस का बोर्ड हो गया फॉर्मूला mL²/3 एंड सेंटर एक्सिस का बोर्ड हो गया mL²/12। इतना पार्ट क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाता है, हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट का देखते हैं। सपोज एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली हमने, रेक्टेंगुलर प्लेट का साइड से लेते हैं, ये साइड है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी। ठीक है, टोटल जो मास है प्लेट का वो है m। हमें निकालना है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सिस का बोर्ड निकालता हूं, टेंजेंशियल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम है सपोज ए। क्लियर, तो देखो यहां पर अगर हम देखें रॉड, इसको प्लेट को देखें तो एज्यूम कर सकते हैं कि जो प्लेट है वो रॉड से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे प्लेट रॉड से, यहाँ पर इन रॉड से मिलकर प्लेट बनी हुई है। मतलब रॉड्स के अगर पार्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कंप्लीट हमें इंटीग्रेट होगा, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूरा प्लेट का हमें वैल्यू पता लग जाएगा, है ना। तो हमें एक सिंगल रॉड के लिए अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव किया था mL²/3 आता है ना। मास m तो होगा नहीं, m तो कंप्लीट प्लेट का है, तो ये जो छोटा रॉड है इसका मास मैं dm ले लेता हूं, है ना। डिस्टेंस हो गया a, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mL²/3 था ना, तो यहां पर भी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा dm हो गया इसका मास L²। L क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक्सिस ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होगा, b का यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ma²/3 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये स्मॉल रॉड है, अभी रॉड का निकाला है, ठीक है। हमें कंप्लीट प्लेट का चाहिए, तो इसी टाइप्स की रॉड से ये प्लेट मिलकर बना हुआ है, तो इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर। इंटीग्रेशन में a कांस्टेंट है, देखो ईच रॉड के लिए लेंथ सेम है, एक्सिस का बोर्ड a² आउटसाइड आ गया, तो dm का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा m, है ना। तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ma²/3 आ जाएगा, मींस रॉड वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा। बस डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर L था लेंथ, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस था a, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए फॉर्मूले रॉड वाले ही हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर बताओ सेंटर मास से मैं पास करूं, है ना। अब ये डायग्राम बनाता हूं, डेरिवेशन आगे समझो सबको, उसको थोड़ा सा डायग्राम को दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये डायग्राम, ठीक है, m मास था, ये डिस्टेंस था a और ये डिस्टेंस था b। अब अगर मैं रॉड से अगर मैं सिस्टम से सेंटर से पास कर रहा हूं एक्सिस, इस एक्सिस का नाम है सपोज b, तो इस एक्सिस का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो ये आगे डायग्राम mL²/12,
तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हो जाएगा एम ए। अब एल पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सेस के परपेंडिकुलर देखो ए है, बी नहीं है ना परपेंडिकुलर, ए ले लेंगे हम। तो इस एक्सेस के अबाउट हमारा आंसर आया था एम ए स्क्वायर बाय 3, इस एक्सेस के अबाउट हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 12। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेते हैं ये वाला एक्सेस, इस एक्सेस का नाम कुछ दे देते हैं हम, सी दे देते हैं। सी एक्सेस के अबाउट निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब सी एक्सेस के अबाउट हम क्या करेंगे, इस टाइप से रॉड इमेजिंग करेंगे, है ना। तो ये सी एक्सेस क्या है, टेंजेंशियल है परपेंडिकुलर टू द रॉड, और टेंजेंशियल ईच रॉड के क्या है, ये एक्सेस परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल जा रहा है, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। इस पर डिस्टेंस बी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी होगा, है ना। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 3। फॉर्मूला यही है एम एल स्क्वायर बाय 3, बिकॉज रॉड्स के टेंजेंट से जा रहे हैं, कॉर्नर से जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेंटर से अगर पास करेंगे एक्सेस को, इस एक्सेस का नाम है सपोज डी, देन रॉड पे, रॉड ये है डी लेंथ का रॉड है और सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। तो एल की जगह पुट कर दू बी, परपेंडिकुलर से यहां पर बी है, एम बी स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ये सब फॉर्मूले निकाल सकते हैं इजीली, है ना। चलो ये रिजल्ट क्लियर है रेक्टेंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है ले लेते हैं अपन रिंग। रिंग में कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट मास, हमें इस एक्सेस के अबाउट निकालना है। देखो एक्सेस इंपॉर्टेंट है, इस एक्सेस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे छोटा सा डीएम मास लें, तो डीएम मास का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस मास का डीएम आर स्क्वायर। अगर मैं यहां पर डीएम लूं तो क्या होगा, सिर्फ डीएम आर स्क्वायर, जिसका मतलब ये कि ओनली डीएम इंटीग्रेट होगा, आर तो सेम ही रहेगा ईच एलिमेंट के लिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही आ जाएगा, बिकॉज कंप्लीट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द फिक्स डिस्टेंस। जब भी कंप्लीट मास एक्सेस से फिक्स डिस्टेंस पर हो तो हमेशा आंसर एम आर स्क्वायर आता है। ठीक है, जैसे एक आर्क लेते हैं, ये एक आर्क हो गया छोटा सा, सपोज ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, इस आर्क का मास है एम और आर्क का रेडियस है आर। हमें इस एक्सेस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या कंप्लीट मास फिक्स डिस्टेंस पर है क्या, यहां से एक्सेस से रेडियस पे ही होगा कंप्लीट मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। इस केस में भी आंसर एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर ले लिया हमने। होलो सिलेंडर का प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जो कंप्लीट मास है वो सर्कमफेरेंस पे होता है, मतलब ये सरफेस पे होता है कंप्लीट मास, है ना। अंदर बीच में कुछ नहीं होता, मास नहीं होता अंदर। यहां पर अगर मैं मिडिल से एक एक्सेस पास कर रहा हूं, ठीक है ना, रेडियस आर है सिलेंडर का और मास है एम, तो इसमें इसे एक्सेस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लेके चेक किया पहले, देखते हैं किस टाइप की सिमेट्री है यहाँ पर। तो अगर हम एलिमेंट लेंगे तो होलो सिलेंडर है तो एलिमेंट क्या होगा, रिंग हो जाएगा, रिंग। ठीक है ना, और इस एलिमेंट का मास है सपोज डीएम। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट हमें पता ही यही होता है, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप की और रिंग ले लेंगे एक और, चेक करने के लिए कि क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। तो जब हमने चेक किया तो देखा उस मास ही इंक्रीज हुआ है, रेडियस तो सेम ही है इसका भी, इसका मतलब आर स्क्वायर कांस्टेंट है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर बढ़ाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट मास आ जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला आया एम आर स्क्वायर। होलो सिलेंडर के लिए भी ये सेंट्रल जो एक्सेस है इसका अबाउट फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, रिंग एलिमेंट की तरह है ना। तो जब भी कंप्लीट मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस से सेम डिस्टेंस पे होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर सिलेंडर को मैं कट कर दूं थोड़ा सा, मतलब मान लो कि दूसरा सिलेंडर लो, ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर है, इसका सिलेंडर का मास है एम। देखो ये जो भी पार्ट है, जो भी मैंने यहां से कट किया है तो होलो सिलेंडर, जो भी पार्ट मैंने कट किया वो है तो सर्कमफेरेंस पे ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका डिस्टेंस कितना है सर्कमफेरेंस से, सेम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी एम आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, जो भी मास प्रेजेंट है, जितना ही मास है, कैसा भी हो शेप, मास का कोई भी शेप हो मैटर नहीं करेगा, मास कैसा भी हो, है तो सर्कमफेरेंस सरफेस पे ना, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो कंप्लीट मास अगर एम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हम सिलेंडर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया इसे। नेक्स्ट होता है फिर डिस्क के लिए कैलकुलेशन करना। ठीक है ना, ये डिस्क हो गया, डिस्क में ओनली सर्कमफेरेंस नहीं होता, यहाँ पर एरिया भी कवर करना है डिस्क। ठीक है, हमें निकालना है सेंट्रल एक्सेस, सेंटर मास जो एक्सेस आ रहा है सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सेस, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया पहले, रिंग। सिमेट्रिकल एलिमेंट लेते हैं हमेशा जब इंटीग्रेट करना होता है, तो सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पर रिंग हो गया।
इस रिंग का सपोज थिकनेस है dr और इस रिंग का रेडियस है स्मॉल r, और हमारा जो मेन डिस्क है उसका मास है m और रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं पहले। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये रिंग का हो गया dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। dm क्या है यहाँ पर, मास ऑक्यूपाई बाय द रिंग, ये जो स्मॉल एलिमेंट है जो मास को ऑक्यूपाई कर रहा है वो है dm। कितना मास होगा, यहाँ पर डिस्क ने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है मास, कैपिटल M। कितने एरिया में ऑक्यूपाई किया हुआ है, पायर स्क्वायर एरिया में ऑक्यूपाई किया है, तो ये हो गया यूनिट एरिया में मास कितना है, यूनिट एरिया में, ठीक है ना। तो यूनिट एरिया का मास अगर पता है, क्वेश्चन में बोला है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, तो यूनिफॉर्म डिस्क है तो ईच यूनिट एरिया पे सेम मास होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसको हम सिग्मा में लिख देते हैं, ठीक है ना। कभी मास पर एरिया को हम सिग्मा लिख देते हैं, मास पर लेंथ को लैम्डा, मास पर एरिया सिग्मा एंड मास पर वॉल्यूम को लिख देते हैं रो, ठीक है, डेंसिटी के सिंबल। नेक्स्ट एरिया ऑफ द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस 2 पाई r इंटू dr, तो ये dm पता लग गया, ठीक है। dm को यहां पर पुट कर देंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा डिस्क के अबाउट। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इसको, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट किया, r क्यूब है तो r का पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे r का पावर 4/4, तो सॉल्व करके आंसर आया mr²/2, हाफ mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रिंग के कंपेयर में आधा होगा, रिंग का जो था उसके कंपेयर में हाफ होगा। तो ये याद रखना थोड़ा सा कि जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्हीं के सिमेट्रिकल जो होल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके कंपेयर में हमेशा कम आता है, क्योंकि देखो जितना मास दूर होगा, mr² का मीनिंग क्या है, r का मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो जितना मास डिस्टेंस तो होगा उतना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लो कि यहाँ पर डिस्क पूरा 1 kg की है, तो 1 kg पूरा डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर, है ना। सपोज 1 kg यहाँ पर पूरा मास है इसका कंप्लीट, सपोज यहाँ 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, 100 ग्राम, इस टाइप से पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन रिंग में क्या होता है, पूरा कंप्लीट 1 kg यहाँ पर है, कंप्लीट, ठीक है ना। तो हैवी जो मास है, हैवी मास वो कहां पर है, दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा सिस्टम का, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखना, इफ हैवी मास इज अवे देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाई, ठीक है। या मास का डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्सेस से दूर होगा, हैवी मास का डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्सेस से दूर होगा देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, है ना। एक दो एग्जांपल बताता हूं, पहले इसको एक बार देखो सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क मिल गया, ठीक है। डिस्क का पता लग गया तो हम सॉलिड सिलेंडर का निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। इस बार सॉलिड सिलेंडर पहले बोलो था, ये सॉलिड सिलेंडर, तो कैलकुलेशन के लिए सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे, सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पर डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में पता ही, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट dm इंटू r²/2। दूसरा अगर डिस्क लोगे इसमें भी रेडियस सेम रहेगा, तो रेडियस तो कॉमन आ गया, कॉमन है, ओनली मास वेरी करेगा, तो मास का इंटीग्रेशन तो पूरा मास आ जाएगा m। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम फॉर्मूला है mr²/2, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज आएगा, ठीक है ना। इसी में फिर क्वेश्चन में कभी कभी आता है एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क होता है जैसे अंदर से जो होल होता है, सब लोगों ने पोलो वगैरह खाया होगा कभी, अंदर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2, वहां से टोटल है, ठीक है। इस टाइप का एक डिस्क है, अंदर से ये वाला पार्ट होल है, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, उसको डिफरेंस देख लेते हैं। मेथड तो यही है, तो डिस्क एक तो इंटीग्रेशन का डिफरेंस है, इंटीग्रेशन कहां से होगा, यहाँ पर तो होल है ना, यहां से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगा, 0 से नहीं होगा, लिमिट क्या होगा r1 से r2, एक तो ये लिमिट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। r1 से r2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा यहाँ पर जो मास ऑक्यूपाई करेगा एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट मास जो ऑक्यूपाई करेगा जिसको बोलते हैं dm। जब वो dm हम निकालेंगे तो एक यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ हमने dm कैसे निकाला था, जो डिस्क है उसका मास पर यूनिट एरिया, अब यहाँ पर एरिया जो है वो ये पार्ट तो है नहीं, तो एरिया कितना ऑक्यूपाई करेगा, अब एरिया ऑक्यूपाई करेगा पाई r2² माइनस पाई r1²। एरिया ऑक्यूपाइड इस पर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा हमें दो डिफरेंस याद रखना है, दोनों को पुट करेंगे, पुट करके इधर जो वैल्यूज वगैरह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई r2² माइनस पाई r1² इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, डिवाइड बाय 4, सोल्व करके फॉर्मूला आ जाएगा m/2 r1² प्लस r2², क्योंकि यहाँ पर पावर 4 आएगा टोटल, r2² माइनस r1² का पावर 4 आएगा, और ये एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b से ओपन कर देंगे, ये पार्ट माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा।
ठीक है। इस टाइप से सॉल्व करके ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, है ना। इसको कर लो नोट डाउन, ये पाई कैंसिल आउट हो गया ना, पाई। ठीक है, क्लियर है इतना। एनुलर डिस्क बोलते हैं, उसका नाम लिख देना एनुलर डिस्क, इंपॉर्टेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि होलो पार्ट को मैं छोटा करता जाऊं तो R1 डिक्रीज होगा, होलो पार्ट को स्मॉल करते करते होलो को मैंने 0 कर दिया तो R1 0 हो गया, R1 रिड्यूस क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो R1 रिड्यूस जब 0 हो गया तो डिस्क बन जाएगा, R1 को 0 पुट करो, mr²/2 हाफ mr², आगे डिस्क का फॉर्मूला। इसी टाइप से मैं अगर R1 को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, R1 को इंक्रीज करते जाओ तो होलो पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, R1 = R2 करेंगे तो रिंग बन जाएगा पूरा, तो रिंग के लिए R1 = R2 पुट करो इधर, 2r², 2 से 2 कैंसिल, mr², तो रिंग का फॉर्मूला आ जाएगा इससे हमारे, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले कैलकुलेट हो जाएंगे, क्लियर है इतना। चलो अब देखो एनुलर डिस्क का हमें फॉर्मूला पता है तो सिलेंडर में भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो, कि सपोज सिलेंडर में इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है सपोज R2, ये एक्सेस है, सिलेंडर में इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो कैलकुलेशन में क्या लेंगे, इसको हम स्मॉल एलिमेंट लेके और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या हो जाएगा, एनुलर डिस्क हो जाएगा, या तो इसको ले लो, और या फिर जैसे पहले हमने डिस्क से थ्रू कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे ही सेम कैलकुलेट करो, और लास्ट में यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो उसमें वैल्यू पुट करते समय यहाँ पर इसको इंटीग्रेट, ये जो लिमिट है, लिमिट को चेंज कर देना बस, है ना। तो अब यहाँ पर भी अगर फॉर्मूला देखेंगे ना सिलेंडर के केस में भी, तो भी वही सेम फॉर्मूला यही आ जाएगा, ठीक है, m/2 R1² प्लस R2², है ना। इसको कर लो नोट डाउन। इसके बाद फिर कभी इलिप्टिकल डिस्क आ जाता है, इलिप्स पता है सबको शेप है ना, इसका दोनों रेडियस अलग अलग होते हैं, ये बोलते हैं सेमी, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस A सिंबल, और ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस, इसको B बोल देते हैं ना। M मास का ये डिस्क है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल डिस्क, ठीक है। इस इलिप्टिकल डिस्क में हमें जो अब यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला देखना है वो देखना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर, इस एक्सिस का इसका फॉर्मूला याद कर लेना, m/4 a² प्लस d², ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इलिप्टिकल डिस्क नाम लिखो इसका, इलिप्टिकल डिस्क, ठीक है। और सेंटर मास के कुछ फॉर्मूले जैसे स्फीयर के लिए होते हैं, है ना, स्फीयर के लिए सेंटर मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्फीयर के लिए फॉर्मूला देख लेंगे हम। अगर हम होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो उसके लिए अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट भी बता देना, वो समझा दूंगा। होलो स्फीयर के लिए अगर हम देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर को स्फीयर भी बोलते हैं, याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन में आए ना स्फीयर का अमाउंट निकालो तो समझ लेना स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर बाय डिफॉल्ट है, स्फीयर मींस सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बोलते हैं तो 2/5 mr² हो जाएगा, मतलब 2/5 बना हुआ है 2/3, 2/3 इसका मतलब होलो स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है, ये पहले ही बताया था ये बात, है ना, इसको याद रखना, ठीक है। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², या स्फीयर भी बोलेंगे तो भी 2/5 mr², होलो स्फीयर का ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है। ये डिफरेंस है डिस्क वगैरह में और इनमें क्या होगा, देखो इनमें कोई भी एक्सिस, ये एक्सिस भी सेंटर मास से पास होगा क्योंकि 3D है ना, स्फीयर 3D होता है पूरा, है ना, तो जो भी सेंटर मास से पास होगा वो सब डायमीटर होंगे, लेकिन सर्किल में ऐसा नहीं होता। सर्किल में जैसे मान लो कि डिस्क में अगर देखें तो ये एक्सिस डायमीटर होगा लेकिन ये एक्सिस डायमीटर नहीं होगा, तो डिस्क में अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे बहुत सारे, लेकिन स्फीयर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले सेंटर से नहीं बनेंगे, है ना, सेंटर से एक ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ पर स्ट्रक्चर जिनका हमें फॉर्मूला याद रखना है, इनको डिराइव करने के लिए हमें किसी थ्योरम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अदर फॉर्मूले के लिए हम दो थ्योरम देखते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस। फर्स्ट देख लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हमें चाहिए होगा, ठीक है। फ्रॉम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस 2 एक्सिस शुड लाई इन द प्लेन ऑफ बॉडी। जैसे मान लो ये बॉडी है तो इस बॉडी के प्लेन में 2 परपेंडिकुलर एक्सिस तो होने चाहिए, और थर्ड एक्सिस क्या होगा, इसके जो है प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको जेड नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन नहीं बता, डायरेक्ट बता रहा हूं थ्योरम। तो जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस मींस क्या है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी जो भी एक्सिस होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Ix प्लस Iy, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना।
एक्स और वाई एक्सिस क्या है, द एक्सिस लाइज इन द प्लेन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा याद रखना है कि मान लो सिमेट्रिकल कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये है रिंग है, तो रिंग में ये डायमीटर है, इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इस डायमीटर के अबाउट भी आई होगा, इस डायमीटर के अबाउट भी आई होगा, इस डायमीटर के अबाउट भी आई होगा, तो सिमेट्रिकल केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाता है ना, ये थोड़ा याद रखना है। चलो इस एक्सिस का थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन, फिर दूसरा फिर हम देखेंगे। सपोज हमें कैलकुलेट करना है रिंग के लिए, ये एक रिंग हो गया, ठीक है, रिंग का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। इस रिंग में हमें निकालना है डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें ये वाला पता है mr स्क्वायर, परपेंडिकुलर सेंटर मास एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी हमें पता है mr स्क्वायर। कैलकुलेट करना है डायमीटर एक्सिस के अबाउट, तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, इसका मतलब z एक्सिस और x या y एक्सिस का रिलेशन निकालना है, तो इसलिए हम ये थ्योरम को यूज में ले लेंगे। तो यहां हमें एटलीस्ट 2 एक्सिस का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, और दोनों ही डायमीटर है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, आई है, अननोन है दोनों, ये अननोन है, इसका पहले से पता है mr स्क्वायर z एक्सिस का है ना, तो यहां पर पुट कर देंगे mr स्क्वायर इक्वल टू i प्लस आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr स्क्वायर। इट मींस डायमीटर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, सेंटर का जो फॉर्मूला था उसका जस्ट हाफ है, ठीक है, क्यों है रिंग के लिए, है ना। इस टाइप से हम डिस्क के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये डिस्क होगा तो क्या होगा सोचो, डिस्क के केस में यहां पर आ जाएगा हाफ, इधर हो जाएगा 1/4, तो रिंग के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमें डिस्क के लिए निकालना होगा देन सेंटर मास के अबाउट इस एक्सिस का अबाउट होता है mr स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 mr स्क्वायर। इट मींस डायमीटर के अबाउट जो फॉर्मूला है वो सेंटर के जो फॉर्मूले थे उनके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गया। फिर दोनों के बाद हम देखते हैं हमारे स्क्वायर जाते हैं, क्यूब वगैरह का कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ा स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए। स्क्वायर के लिए देख लेते हैं, ये स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर का जो साइड है वो है स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल साइड है इसका। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता है ml स्क्वायर बाय 3, इस एक्सिस के अबाउट हमें ऑलरेडी पता है ml स्क्वायर बाय 12, क्योंकि सेंटर मास से पास हो रहा है, रॉड वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। अगेन इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि स्क्वायर है वो रेक्टेंगल का था, रेक्टेंगल में साइड्स डिफरेंट थे a और b, यहाँ पर साइड सेम है तो l सेम है, ml स्क्वायर बाय 12, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। इस एक्सिस के अबाउट अगर देखेंगे तो टेंजेंशियल है तो ml स्क्वायर बाय 3 फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन z एक्सिस, इसका अबाउट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मुझे 2 एक्सिस का रिक्वायरमेंट होगा, x और y जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को लेता हूं, दिख रहे हैं हमें परपेंडिकुलर, है ना। तो कैलकुलेशन के लिए यहां पर मैंने 2 एक्सिस ले लिए, ठीक है, एक भी हो गया और एक ये एक्सिस हो गया। x और y पता लग गया हमें, आराम से निकल जाएगा iz हो गया ix प्लस आई वाई, तो सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर बाय 6 आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला हो गया ml स्क्वायर बाय 6, क्लियर। इसके बाद फिर एक दूसरा एक्सिस ले लेते हैं हम इसी में, स्क्वायर प्लेट में। इस एक्सिस का अबाउट हमें निकालना है ना, इधर से पास हो रहा है स्क्वायर सेम प्लेट के लिए, तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमें परपेंडिकुलर एक्सिस लेना होगा, और स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर ही होता है। अब देखो रेक्टेंगुलर और इसमें ये डिफरेंस है, रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं होगा लेकिन स्क्वायर में ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। आंसर क्या है हमारा ml स्क्वायर बाय 6 z एक्सिस के वो, तो ये हो गया ix iy और ये हो गया iz। सॉल्व करेंगे तो i प्लस आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 6, तो i कितना आ गया ml स्क्वायर बाय 12, ये कितना आया ml स्क्वायर बाय 12। जिसका मतलब ये कि स्क्वायर के लिए किसी भी एंगल पे कोई भी एक्सिस हो, प्लेन में होना चाहिए एक्सिस ना, प्लेन में एक्सिस है, सेंटर से पास हो रहा है, कोई भी एक्सिस हो, फॉर्मूला हमेशा ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। क्योंकि देखो इस एक्सिस के अबाउट था ml स्क्वायर बाय 12, इस एक्सिस के अबाउट था ml स्क्वायर बाय 12, इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, और भी कोई अगर मैं थीटा एंगल पे एक दूसरा एक्सिस दूंगा तो उसको मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। ये हो गया ml स्क्वायर बाय 6, तो सॉल्व करके ये भी ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 12 आ जाएंगे। तो ये एक स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर में अगर कोई भी एक्सिस प्लेन से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो उसके लिए ऑल एक्सिस के लिए किसी भी एंगल पे हो, ऑल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, ओनली स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए नहीं होगा, क्लियर है बात। चलो अभी इसके बाद आ जाते हैं अपन क्यूब पे आ जाते हैं, जो मैंने पहले लिखा था टॉपिक, क्यूब के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूब का कैलकुलेशन हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट क्या क्या होगा। देखो क्यूब में क्या होगा, सॉलिड क्यूब है, फ्रेम नहीं है, क्यूब है पूरा सॉलिड। तो क्यूब में हम कैलकुलेट करने के लिए
एक्सिस लेते हैं पहले। सपोज मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है, मास m और इसका साइड है l। तो अगर क्यूब को हम ध्यान से ऊपर से देखें तो यही डायग्राम हो गया। देखो ऊपर से एक्सिस जा रहा है ना सेंटर से, ये हो गया। छोटा सा अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेट हो गया। स्क्वायर प्लेट जिसका मास m नहीं है पर dm है। पूरा मास तो ये कंप्लीट क्यूब का है, इसका मास हो गया dm। तो ये dm मास हो गया और साइड l हो गया और एक्सिस ये वाला है। तो इसका अबाउट हमें अभी कैलकुलेट किया था, ml स्क्वायर बाय 6 आंसर आया था हमारा, है ना। सेम अगर हम दूसरा कोई स्क्वायर प्लेट लेंगे तो वो भी सिमेट्रिकल होगी, उसकी भी साइड सेम होगी, है ना। उसका मास ऐड इसी में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ओनली मास ऐड होगा, डिस्टेंस या कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा। तो फॉर्मूले में इंटीग्रेट करके डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास आ जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 6। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला जो है वो प्लेट के हेल्प से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से क्यूबॉइड के लिए भी जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट के हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मैं देखूं, क्योंकि अब थ्योरम आ गया ना परपेंडिकुलर वाला, तो ये जो एक्सेस है ये साइड ए था, ये एक्सेस हो गया ma स्क्वायर बाय 12, ये साइड बी था, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन दिया था, ये था mb स्क्वायर बाय 12। तो ये जो सेंटर एक्सेस होगा यहाँ पर, अगर एक क्यूबॉइड होगा तो इधर से निकालेंगे ना, तो ये जो सेंटर एक्सेस है, सेंटर मास एक्सेस परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ix प्लस iy। थ्योरम अप्लाई कर देंगे, m बाय 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होगा, ये अगर मान लो क्यूबॉइड होता है, ये साइड a है, ये साइड b है, तो आंसर आता ये रेक्टेंगल वाला था, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही सेम फॉर्मूला उधर अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन में हम ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्सेस लेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के आंसर आ जाएंगे, ठीक है।